चलिए बेटा, तो बॉटनी में हम लोगों ने जो है ना 3-4 क्लासेस अपने लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अपना बॉटनी का पूरा सिलेबस देख लिया था और क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशली, ठीक है, जिसमें हम लोगों का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो चुका था, ठीक है, जिसको लीनियस ने प्रपोज किया है, वो हम लोग देख चुके थे। आज जो हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड होगा, यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसको किसने प्रपोज किया उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ बच्चों, तो थ्योरी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए वह क्लासिफिकेशन सिस्टम जो प्लांट के नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड होते हैं या आधारित होते हैं, उन्हें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट मींस नेचुरली देख करके किसी प्लांट को देख करके हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम करें, या उसका जो मॉर्फोलॉजिकल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट को इनके नेचुरल कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज व डिससिमिलरिटीज के आधार पर डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि प्लांट को जो है ना यहाँ पर क्या किया गया है, नेचुरल कैरेक्टर के बेसिस पर इनमें क्या सिमिलरिटीज मिल रही, दैट मीन्स कुछ प्लांट्स के अंदर यानी कि बहुत सारे प्लांट्स को आपस में मिलाया गया, तो उसमें देखा गया इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज हैं। तो किसी प्लांट में सिमिलरिटीज जो मिल रही थी उनको एक अलग रख दिया, जो अलग अलग दिख रहे थे उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। इस तरीके से ये जो है ना डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिए गए, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल एंड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। ये काफी सिंपल होता है और प्रैक्टिकल, दैट मीन्स हम कुछ देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल किया ना, हम प्लांट्स की बाह्य आकारिकी को देख करके ही क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, ठीक है, वो सिंपल एंड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसका प्रेजेंट टाइम में अत्यधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज के समय में इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का अत्यधिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किसने किया, तो हम कहेंगे सर बेंथम एंड हुकर। तो दो साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था, ठीक है। तो इसीलिए इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का थ्योरी लिख करके, किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा, राइट। चलिए, और ये अलग से भी पूछा जाता है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्पष्ट कीजिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में मुख्य क्लासिफिकेशन सिस्टम को जॉर्ज बेंथम, का फुल नेम है जॉर्ज बेंथम एंड जे.एन. हुकर ने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में, इनकी एक बुक, इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है, उसके अंदर क्या किया, इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, ठीक है। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडिया व इंग्लैंड में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड में अत्यधिक रूप से यूज किया जाने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यानी बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा, ये इंडिया और इंग्लैंड में अधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे देखिए, यहां पर हम लोग को देखना है आउटलाइन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसी में जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन कहने मतलब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है वो कैसे दिया गया, उसकी आउटलाइंस क्या क्या है उनके बारे में समझना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेंथम एंड हुकर द्वारा प्रपोज किए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मींस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स को भी इंक्लूड किया गया। और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट दैट मींस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म्स को
3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। कितने क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया बेटा? 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेंथम व हुकर। क्या लिखा हुआ है? बेंथम व हुकर द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉलोइंग प्लांट्स के लिए, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स के लिए, टोटल 202 फैमिलीज को नेचुरल ऑर्डर में प्रपोज किया गया है। समझिए इस बात को। बेंथम हुकर ने क्या किया, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे प्लांट्स को टोटल 202 फैमिली के अंदर, ठीक है, टोटल 202 फैमिली को नेचुरल ऑर्डर में प्रपोज किया। दैट मींस 202 फैमिली यहां पर बेंथम हुकर ने दी हैं। इसको याद रखिएगा, बेंथम और हुकर ने कितनी फैमिलीज को प्रपोज किया? तो आप कहेंगे सर 202 फैमिलीज। आपका ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, राइट। जिनमें से एंजियोस्पर्म्स की 199, इसको याद रखिएगा, जिनमें से एंजियोस्पर्म्स की 199 व जिम्नोस्पर्म्स की 3 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर देखिए नई लाइन से यहां पर लिखा हुआ है इन फैमिली को कई ऑर्डर में रखा गया है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म्स के ऑर्डर को 21 सीरीज में, एंजियोस्पर्म्स के ऑर्डर को कितने सीरीज में? 21 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। इनमें से डाइकॉट की, इसको याद रखिएगा, इनमें से डाइकॉट की 14 सीरीज तथा मोनोकॉट की 7 सीरीज को इंक्लूड किया गया है। तो बेटा याद रखिएगा, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जो यहां पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, इस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म्स के यहां पर टोटल 21 सीरीज को दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर को, मतलब एंजियोस्पर्म्स के ऑर्डर को टोटल कितने सीरीज में डिवाइड किया गया? 21 सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें से डाइकॉट की कितनी सीरीज है? 14, और मोनोकॉट की कितनी सीरीज है? 7। इसको याद रखिएगा, इंक्लूड किया गया है, राइट। चलिए तो देखिए नई लाइन से यहां पर लिखा हुआ है बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉलोइंग 3 क्लासेस को रखा गया है। कितनी क्लासेस यहां पर दी गई हैं? 3 क्लासेस दी गई हैं। तो पहला है डाइकोटिलिडॉन, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, और तीसरा है मोनोकोटिलिडॉन। तो यहाँ पर एक बात देखिएगा, जब इसका हम लोग डीमेरिट पढ़ेंगे, इसके अवगुण पढ़ेंगे, तो वहां पर ये थोड़ा सा जो इन्होंने अपना बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 3 क्लासेस दी हैं, ये लपेटे में आ जाएंगी। मतलब कि वहां पर ये डीमेरिट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अभी जब डीमेरिट देखेंगे तब समझेंगे। फिलहाल तो अभी जो 3 क्लासेस यहाँ पर दी गई हैं, 3 क्लासेस जो यहाँ पर दी गई हैं, क्लास फर्स्ट कौन सी है? डाइकोटिलिडॉन, सेकंड है जिम्नोस्पर्म, और थर्ड है मोनोकोटिलिडॉन। इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली क्लास जो है वो है डाइकोटिलिडॉन। इसमें देखिए लिखा हुआ बच्चों, बेंथम व हुकर द्वारा क्लास डाइकोटिलिडॉन में उन एंजियोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया है जिनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं। कितने कोटिलिडॉन पाए जाते हैं? 2 कोटिलिडॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उसको डाइकॉट कहते हैं यार। तथा लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन एवं फ्लावर टेट्रामेरस या पेंट्रामेरस टाइप का होता है। लीफ में कैसा वेनेशन पाया जा रहा है? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है। और फ्लावर कैसा होगा इसका? टेट्रामेरस या पेंटामेरस। दैट मीन्स इसमें 4 कैलिक्स करोला हो सकते हैं या 5 कैलिक्स या करोला पाए जा सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको ये याद ना हो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, टेट्रामेरस क्या है, पेंटामेरस क्या है, ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीवियस जो यहाँ पर मैंने क्लासेस अपलोड की हैं उसको देखिए जाकर। देखिए नई लाइन से यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्लास में इंक्लूड मोस्टली एंजियोस्पर्म्स, इस क्लास में इंक्लूड मोस्टली एंजियोस्पर्म्स वुडी नेचर के होते हैं, लकड़ी की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है क्लास डाइकॉट को सेपल व पेटल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, यानी कि इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं, सेपल्स पेटल सर कैलिक्स करोला यार जो इनकी यूनिट है, ठीक है, कैलिक्स करोला की जो यूनिट है वो सेपल्स और पेटल्स है। ठीक है, सेपल्स व पेटल्स के अरेंजमेंट के आधार पर 3 सब क्लासेस में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखिए सब क्लास यहाँ पर दिया गया है वो है पॉलीपेटेली, पॉलीपेटेली। और यहाँ पर जो पेटल्स होंगे वो कैसे होंगे? फ्री होंगे, अलग अलग होंगे सारे के सारे। ठीक है, पॉलीपेटेली दैट मींस बहुत सारे पेटल्स यहाँ पर पाए जाएंगे और ये अलग अलग होंगे। सेकंड सब क्लास यहाँ पर दिया गया गैमोपेटेली। तो गैमोपेटेली कहने के मतलब फ्यूज पेटल्स, यानी कि यहाँ पर जो पेटल्स होंगे वो फ्यूज होंगे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या? गैमोपेटेली। एंड थर्ड सब क्लास यहाँ पर दिया गया है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर सेपल्स और जो पेटल्स होंगे वो
इंडिस्टिंक्ट होंगे, इंडिस्टिंक्ट सेपल्स एंड पेटल्स, यानी कि आप ये विभेदित ही नहीं कर पाएंगे कि सेपल कौन सा है और पेटल्स कौन सा है। ठीक है, एक कलर का हो सकता है, एक वही सब ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड क्लास यहां पर देखिए दी गई है मोनोकोटिलिडॉन। तो सेकेंड क्लास यहां पर है मोनोकोटिलिडॉन, इसके बारे में थोड़ी देखिए लिखा हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है बेंथम एंड हुकर द्वारा क्लास मोनोकोटिलिडॉन में उन एंजियोस्पर्म्स को रखा गया है जिनके एम्ब्रियो में केवल एक कोटिलिडॉन पाया जाता है। जिनके एम्ब्रियो में क्या पाया जाता है? केवल एक कोटिलिडॉन पाया जाता है। उसको हम लोग मोनोकॉट्स में, दैट मींस मोनोकॉट कह सकते हैं या मोनोकोटिलिडॉन क्लास में रखेंगे। ठीक है, तथा लीव्स में, यानी कि इसकी जो पत्ती है उसमें पैरेलल वेनेशन, लीफ में पैरेलल वेनेशन एवं फ्लावर ट्राइमेरस टाइप का होता है। फ्लावर कैसा होता है? ट्राइमेरस टाइप का होता है। इस टाइप के एंजियोस्पर्म जनरली हर्बेशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि इस टाइप के जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो कैसे होंगे? हर्बेशियस में घास के रूप में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, जिनको नॉर्मली मोनोकॉट कहते हैं। इन्हें सामान्य रूप से हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोकॉट्स कह सकते हैं। और बच्चों आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जितनी भी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है ये तभी आपको समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे। तो प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर सीरियल बाय सीरियल में अपलोड कर रहा हूं, आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को खोलिएगा, यूट्यूब चैनल को, और वहां पर मेरे पेज को खोलिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां पर जो आपको लाइव सेशन दिख रहा है, आपको एक प्लेलिस्ट अलग से दिख रही होगी, लाइव क्लासेस। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में जो बॉटनी की लाइव क्लास रहेगी सेकेंड ईयर की, आप उसको क्लिक कीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 बॉटनी लाइव क्लास, इस तरीके से लिखा होगा, पार्ट 2 लाइव क्लास बॉटनी। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और वहां पर मैं सारी वीडियोस ये नंबर बाय नंबर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक एक वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे, हर एक वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है, ये वीडियोस अगर आपको समझनी है तो प्रीवियस जो वीडियोस पड़ी हुई है उनको जरूर देखो, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए नई लाइन से लिखा हुआ है बेंथम एंड हुकर ने मोनोकोटिलिडॉन क्लास में टोटल 7 सीरीज को इंक्लूड किया है। कितनी सीरीज यहां पर दी गई है? टोटल 7 सीरीज दी गई हैं, जिनमें से कई ऑर्डर व फैमिली को क्लासिफाइड किया गया है। जिनमें से कई ऑर्डर व फैमिली को क्या कर दिया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें आपको 2 ही क्लास इंपॉर्टेंट देखनी है, डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन। यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म्स की जो यहाँ पर इन्होंने क्लास दे दी है, एक्चुअल में जो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स की इन्होंने क्लास दी है वो मोनोकोटिलिडॉन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने अलग से दे दिया और यही इनकी डीमेरिट बनेगी जाकर के। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमको समझना है वो है हमारा मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो मेरिट और डीमेरिट है, इसके बारे में आपसे अलग से एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मेरिट के बारे में देखेंगे, उसके बाद में डीमेरिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरिट मतलब इसके क्या गुण है, क्या इसकी अच्छी खास बात है जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, इसकी कौन सी अच्छी ऐसी खास बातें हैं। तो पहली जो यहाँ पर खास बात है वो है बेंथम एंड हुकर द्वारा प्रपोज क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ओरिजिनल नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो ओरिजिनल प्लांट्स स्पेसमेंट के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ओरिजिनल प्लांट स्पेसमेंट यानी कि जो प्लांट यहाँ पर लिया जाएगा उसका स्पेसमेंट यहाँ पर देखा गया। ठीक है, जो ओरिजिनल प्लांट स्पेसमेंट के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है तथा यह क्लासिफिकेशन सिस्टम किसी अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम की कॉपी नहीं है। यानी कि ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेटा, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसी अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम का कॉपी नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फैमिली के लिए की स्टार्टिंग को दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसी फैमिलीज यहाँ पर दी गई हैं जिसके लिए की पॉइंट्स को यहाँ पर रखा गया है। यानी कि जो स्टार्टिंग की जाएगी फैमिली की, उसकी यहाँ पर की दी गई है। ठीक है, जिसके आधार पर इन फैमिली में इंक्लूड प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए आसानी होती है। ठीक है, या चलिए फिर थर्ड यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट को इसकी हैबिट तथा हैबिटेट के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है। हैबिट और हैबिटेट के आधार पर भी क्या किया गया बेटा? क्लासिफाइड किया गया है।
जिसके आधार पर प्लांट की सही आइडेंटिटी में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इसका हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, इसके आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर प्लांट की एक सही आइडेंटिटी हमको प्राप्त होती है। फोर्थ यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर रेनेलीज, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहला ऑर्डर कौन सा है, रेनेलीज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर रेनेलीज के फॉर्म में रखा गया है, जिसे एंजियोस्पर्म्स का मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है। एंजियोस्पर्म्स का क्या माना जाता है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर माना जाता है, अतः क्लासिफिकेशन में इसकी जगह सही है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर रेनेलीज दिया गया है ये एकदम सही जगह पर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कुछ खास बातें हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर एक खास बात लिखी हुई है, फिफ्थ पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ग्रैमनी फैमिली, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ग्रैमनी फैमिली दैट मींस 409 यानी 490 नंबर पे ये ग्रैमनी फैमिली रखी गई है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ग्रैमनी फैमिली एंजियोस्पर्म्स की लास्ट फैमिली मानी जाती है। एंजियोस्पर्म्स की कौन सी फैमिली मानी जाती है, लास्ट फैमिली मानी जाती है। तो आप ये कह सकते हैं सर 409 फैमिली दी गई है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। हाँ भैया, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल 409 फैमिलीज को यहां पर दिया गया एंजियोस्पर्म्स की, राइट, जिसमें से लास्ट फैमिली हमारी कौन सी है सर, ग्रैमनी फैमिली। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है आपके, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मानी जाती है, अतः क्लासिफिकेशन में इसका स्थान सही है, यानी क्लासिफिकेशन में जो इसका प्लेस है वो बिल्कुल सही माना गया है। अब इसके जो अवगुण है या इसके जो दोष है, दैट मींस डीमेरिट है, उसको भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम की मेन यानी मुख्य डीमेरिट इसमें जिम्नोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिम्नोस्पर्म्स का यूज कर लिया, जो कि सही नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से मोस्ट प्रिमिटिव माना जाता है। ये तो आपको पता है कि पहले जिम्नोस्पर्म्स आए, बाद में एंजियोस्पर्म्स आए, राइट। और ये एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज के बारे में ज्यादातर डिस्कस करे हैं, ये एंजियोस्पर्म्स के प्लांट को ज्यादातर देखे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ प्लांट ऐसे भी रख दिए जो जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने मोनोकॉट का यूज नहीं किया, अलग से ही, मतलब हम ये कह सकते हैं इन्होंने अलग से क्लास दे दिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म दिया है वो कौन से नंबर पे दिया है, इसको समझिए। तो इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म दिया है वो देखो बेटा दूसरे नंबर पे दिया है। कितने नंबर पे दिया है, क्लास इसका दिया है दूसरे नंबर पे दिया है, जो कि गलत है। आपको मालूम है जिम्नोस्पर्म जो है वो पहले नंबर आता है, डाइकोटिलेडॉन बाद में आएगा, समझ रहे हैं, एंजियोस्पर्म बाद में आता है, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स को इन्हें पहले रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सेकेंड नंबर पे रख दिया, तो पूरा गड़बड़ ही हो गया इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो वही कहा गया, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम की मुख्य डीमेरिट जो मानी गई है वो जिम्नोस्पर्म्स को इंक्लूड किया गया, ये मानी जाती है। तो हमें मालूम है जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म से मोस्ट प्रिमिटिव माना जाता है। ठीक है, अतः इस क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म्स का सही स्थान डाइकॉट से पहले है, समझ रहे हो। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्होंने दिया है, इसमें जो इस क्लास का एक सही प्लेस है वो क्या है, डाइकॉट से पहले है, राइट। सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, यहां पर लिखा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर द्वारा कुछ सीरीज, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर द्वारा कुछ सीरीज एक स्पेशल कैरेक्टर पर आधारित, ठीक है, कुछ सीरीज एक स्पेशल कैरेक्टर पर आधारित एक दूसरे से अलग अलग सीरीज में रखी गई है, जो इसका सही प्लेस नहीं है, तो इसका क्या सही प्लेस नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, यहां पर लिखा हुआ है, थर्ड डिमेरिट यहां पर इनकी ये रही है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में डाइकॉट से पहले मोनोकॉट को रखा जाना इवोल्यूशनरी पॉइंट से सही नहीं है। तो मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रखा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो क्लास इन्होंने दी है, इसमें सबसे पहली क्लास इन्होंने दे दी कौन सी, डाइकोटिलिडॉन, सेकेंड क्लास दे दी कौन, जिम्नोस्पर्म, और थर्ड क्लास इन्होंने कौन सी दे दी, ये देखो लिखी हुई, थर्ड क्लास इन्होंने दे दी मोनोकोटिलिडॉन। तो यहां पर जो डाइकोटिलिडॉन है, इससे पहले मोनोकोटिलिडॉन आना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ मुख्य फैमिली, मतलब कुछ मेन फैमिलीज यहां पर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपोजिटी एंड ऑर्किडेसी।
तो कुछ मुख्य फैमिली, राइट, कंपोजिटी एंड ऑर्किडेसी का इनके कैरेक्टर के आधार पर, इनके जो लक्षण है उसके आधार पर प्लेसमेंट सही नहीं है। ठीक है, इनके जो कैरेक्टर है उसके आधार पर जो इनका प्लेसमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट इसका डीमेरिट में आता है वो है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने कुछ पास की रिलेटेड फैमिलीज को बिना किसी, समझिए, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने कुछ पास की रिलेटेड फैमिलीज को बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के डिस्प्लेस किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ पास की ऐसी फैमिलीज हैं, ठीक है, कुछ पास की ऐसी फैमिलीज हैं जिनको बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, जिसके कारण इन फैमिली का प्लेसमेंट सही नहीं, यानी कि वहां से हटा करके दूसरी जगह पर रख दिया। तो जहां ये रखी हुई थी, जहां इनको रखा जाना चाहिए था, वहां ना रख करके दूसरे फैमिलीज में रख दिया, जिसके कारण ये भी इनका प्लेसमेंट सही ना होने के कारण के ये एक डिमेरिट मानी जाती है। राइट, चलिए बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। कल हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहेगा वो रहेगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस पे हम लोग कल वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट मींस बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा फिनिश होता है। अब कल हम लोगों का क्या रहेगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जाति वृत्तीय के आधार पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है, और वो वहां से भी आपका काफी क्वेश्चन अराइज होता है। तो कल 9 बजे हमारी क्लास चलेगी।